गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं जसदीप सिंह आपके सामने लेकर आया हूं द करंट अफेयर शो 7th। शाम के 5 बज चुके हैं और आज आप सबको पता है कि सुबह क्या हुआ था। इंटरनेट अपलोडिंग में दिक्कत आ गई थी, जिस वजह से मैं आपको सुबह 10 बजे वीडियो नहीं दे पाया। इसके लिए मैं सॉरी मांगता हूं आप सभी से। तो आइए चर्चा करते हैं, हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थैंक यू। किस प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता, निर्माता, निर्देशक का 67 ईयर की उम्र में निधन हो गया है? आप सबको नॉलेज होगी। आपके सामने ऑप्शंस हैं: जेम्स एम बेगस, ऋषि कपूर, इरफान खान एंड लास्ट वन इज नन ऑफ दीज। तो आपके कमेंट बॉक्स में देखता हूं मैं आंसर कि किस किस के आंसर आए हैं। चलिए, यस, हाँ जी। तो आपका जो आंसर है आप सबको पता भी होगा। यस, आपके सामने जो इमेज आई है ऋषि कपूर की है। किसकी है? ऋषि कपूर। तो आप सबको नॉलेज होगी कि 30 अप्रैल, बीते दिन 30 अप्रैल 2020 को इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। और इनका जो निधन हुआ है वो किस कारण से हुआ है? इनको एक कैंसर था, बोन मैरो कैंसर। कौन सा कैंसर? बोन मैरो कैंसर, जिसको हम कहते हैं अस्थि मेरु, यानी हड्डियों में उनके क्या था? कैंसर था। इसकी जटिलताओं के कारण उनके अंदर कुछ परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, इस कारण से उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो हम बात कर लेते हैं कि इनकी जीवनी के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जीवनी से स्टार्ट करते हैं। तो जीवनी के लिए हमें इस इमेज को थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा और रोकना पड़ेगा और देखते हैं कि इनकी जीवनी क्या है। सबसे पहले आपको इनकी बोर्न डेट पता होनी चाहिए, यानी जन्म तारीख पता होनी चाहिए। तो जन्म तारीख इनकी है कितनी? 4 सितंबर, 4 सितंबर 1952, ध्यान रखिएगा। और आपको पता है डेथ कब हुई है? 30 अप्रैल 2020 के लिए। अब हम बात करते हैं इनकी जीवनी, शुरू से शुरुआत करते हैं कि इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले थे, क्योंकि इंपॉर्टेंट यहाँ से पुरस्कारों की ही सूची है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्हें पुरस्कार बहुत मिले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 1970 के पुरस्कार की। 1970 के पुरस्कार की। तो 1970 का जो इनको पुरस्कार मिला था वो इनकी पहली फिल्म के लिए मिला था। कौन सी फिल्म के लिए मिला था? पहली फिल्म के लिए। और उस पहली फिल्म का नाम था मेरा नाम जोकर। मेरा नाम जोकर, ध्यान रखिएगा। इस फिल्म के लिए इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। तो पहली चीज़ तो अपने को पता लग गई, 1970। अब हम बात कर लेते हैं कि 1974 में इनको कौन सा पुरस्कार मिला। तो 1974 में इनको एक बॉबी फिल्म के लिए, किस फिल्म के लिए? बॉबी फिल्म के लिए इनको क्या मिला? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार अवार्ड मिला। फिर हम बात कर लेते हैं कि 2000, अगर हम 8 की बात कर लें, 2008 की बात कर लें, तो 2008 में भी इनको क्या मिला था? यस, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला था इनको। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला था। और अन्य पुरस्कारों से भी इनको क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं, और इनको कौन सा प्राइज मिला? तो 2011 में, 2011 के अंदर इनको जो प्राइज मिला वो भी फिल्म फेयर क्रिटिक्स पुरस्कार दिया गया था इनको। वो भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में ही दिया गया था। और उनकी फिल्म थी 2 दूनी 4। कौन सी थी? 2 दूनी 4 के लिए। और अगर मैं बात कर लूं इनकी थोड़ी सी और जीवनी के लिए, तो इनकी जो पत्नी का नाम है, आप सबको नॉलेज होगी, आगे मैं फैमिली दिखाऊंगा इनकी। इनकी जो पत्नी का नाम है, इनकी पत्नी का नाम है नीतू सिंह। कौन है? नीतू सिंह इनकी पत्नी का नाम है, ध्यान रखिएगा। और अगर बात करते हैं इनकी मैरिज कब हुई थी? 1980 में इनकी क्या हुई थी? मैरिज हुई थी। और थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम कि इनके जो 2 बच्चे हैं, उन 2 बच्चों का नाम क्या है, जिन्हें आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने जो तस्वीर है वो है रणवीर कपूर, आप सबको पता होगा। इनके जो फर्स्ट रणवीर कपूर, और सेकंड कौन है? रिधिमा कपूर, इनकी बेटी का नाम रिधिमा कपूर। और इनकी फैमिली में दिखा रहा हूँ आपके सामने, देखिएगा, ये इनकी फैमिली है। और उसके बाद एक वीडियो आपको दिखेगी, उस वीडियो में इनका कुछ पुराना मैंने डायलॉग लिया है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर की आप कीजिएगा। वीडियो आपके सामने आएगी। चलिए हम शुरुआत करते हैं। इनकी फैमिली से मिलिए आप, ये इनकी फैमिली है। रणवीर कपूर आप देख रहे होंगे,
मिसिस भी आप इनकी देख रहे हैं, इनकी बेटी भी आप देख रहे हैं, सभी जने। अब कई बच्चे पूछेंगे सर वो जो लास्ट में एक छोटी सी लड़की खड़ी है वो कौन है? तो देखो वो मुझे नहीं पता वो कौन है, ठीक है ना। तो चलते हैं हम आगे वीडियो की तरफ। थैंक यू, वीडियो देखते हैं अपने। यस, हाँ एक बार और, अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ लाइक, कमेंट और इन वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, कि आप किया कीजिए, ताकि ये किसी और बच्चे के पास भी जाए और उसको लगे भी हाँ इमेजेस के साथ हमें ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, याद हो जाती हैं। मेरा मकसद यही रहता है कि इस 1 घंटे की क्लास के अंदर मैं आपको वो चीज़ दे जाऊँ जो आपको शायद कोई दे ही नहीं दे सकता है करंट अफेयर के अंदर। देखो रटना अपनी जगह पर है, दिमाग में डालना अपनी जगह पर है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हों, तो प्लीज़ एक लाइक बनता है, लाइक ज़रूर दीजिए। हम चलते हैं वीडियो के ऊपर। यस देखिए। सोच रहा था मनोरमा, सभी इंसान एक जैसे ही तो होते हैं। कोई 2 हाथ, 2 पाँव, आंखें, कान, चेहरा, सबके एक जैसे ही तो होते हैं। फिर क्यों कोई एक, सिर्फ एक ऐसा होता है जो इतना प्यारा लगने लगता है कि अगर उसके लिए जान भी देनी पड़े तो हंसते हंसते दी जा सकती है। हाँ जी, तो आपने देखी होगी वीडियो, कैसी लगी आपको? चलते हैं हम आगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको पता लग गया है, कौन है? ऋषि कपूर। अब थोड़ी चर्चा मैं कर लेता हूँ। सबसे पहले आपसे पूछ लेता हूँ कि जेम्स एम बेगस कौन है? फटाफट कमेंट कीजिए। कल बताया था मैंने, कल की स्लाइड के अंदर आपको बताया था, जेम्स एम बेगस कौन है? यस यस बिल्कुल सही है, बाकी आंसर नहीं आया है। यस, कौन है? पूर्व नासा। कौन है? पूर्व नासा प्रमुख, ध्यान रखिएगा, जिनका क्या हो गया था? निधन हो गया था, आप सबको पता होगा, ठीक है। इरफान खान, आपको सबको पता है, कल मैंने एक वीडियो भी दिखाई थी आपको, इरफान खान के बारे में बताया था। इरफान खान बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड। सेकंड आपके सामने है, फटाफट आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। वर्ष 2020 के लिए 5 सदस्यीय ब्रिक्स ब्लॉक का अध्यक्ष कौन सा देश होगा? इसका मतलब है कि इस साल ब्रिक्स का जो सम्मेलन होता है वह किस देश में होगा, यानी उसको कौन प्रमोट करेगा, उसको कौन बनाएगा, उसके ऊपर कौन चर्चा करेगा। तो बताइए कौन से हैं, फटाफट कमेंट कर दीजिए। ये आपके सामने ऑप्शन है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, रशिया। ठीक है जी, आप सभी ने आंसर दिए हैं, देखते हैं। तो इसका जो आंसर है आप सभी के सामने दिख गया होगा। ये ब्रिक्स, कल भी मैंने बताया था आपको, 5 सदस्यीय एक बोर्ड होता है, जिसमें बी का मतलब ब्राज़ील होता है, आर का मतलब रूस यानी रसिया होता है, आई का मतलब इंडिया होता है, सी का मतलब क्या होता है? चाइना होता है, कनाडा नहीं चाइना, और एस का मतलब क्या होता है? साउथ अफ्रीका। तो आप सबको नॉलेज होगी कि वर्ष 2020, ध्यान रखिएगा, 5 सदस्यीय ब्रिक्स ब्लॉक का अध्यक्ष कौन सा देश है? यस, तो बता देता हूं कि जुलाई 2020 में, ध्यान रखिएगा, जुलाई 2020 के अंदर, जुलाई 2020 के अंदर यह रूस में किया जाएगा। और ध्यान रख लीजिएगा कि इस ब्रिक्स सम्मेलन का जो मोटो है, स्क्रीन पर भी आ गया होगा, बाकी मैं भी बता देता हूं। किसी ने मुझे ये भी बात बोली थी कि सर हिंदी में लिख दिया कीजिए, तो देखिए ये इंग्लिश में ही याद रखना है अपने को, और इंग्लिश में ही पेपर में कभी कभी आता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो मोटो को कुछ अलग तरीके से पूछ लेता है। तो इसका जो मोटो है ब्रिक्स का वो है, इकोनॉमिक्स ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर। इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर, ये ब्रिक्स का क्या है? मोटो है, टैग लाइन है, ध्यान रखिएगा। तो आपको सबको मैंने कल ब्रिक्स के बारे में सब कुछ बता दिया था, तो मेरे हिसाब से इसमें बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हम इसमें थोड़ी चर्चा वो करेंगे जो शायद आपको कल मैंने बताई नहीं थी। तो देखिएगा, उन चर्चा के ऊपर बात करते हैं हम। हाँ जी देखिएगा, आपको बता दूं, आपसे पूछ सकता है 10वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बता देता हूं, साउथ अफ्रीका में हुआ था। और कब हुआ था? 25 से लेकर 27 जुलाई 2018 में। 25 से लेकर 27 जुलाई 2018 में। 11th पूछ सकता है कहाँ हुआ था? तो ब्राज़ील में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में, ध्यान रखिएगा। ये हुआ था 13 से लेकर 14 नवंबर 2019 में। और अब आपको बता दिया है 12th सम्मेलन जो होने वाला है, जो समिट होने वाली है,
वो जुलाई 2020 में होने वाली है और इस कोरोना के चलते हो सकता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ही हो, हम अभी नहीं कह सकते। तो इसकी जो मेज़बानी करेगा वो कौन सा देश करेगा? रूस करेगा। अब हम बात कर लेते हैं इसी क्वेश्चन को लेकर कि वर्ष 2020 के लिए ध्यान रख लीजिएगा, हाल ही में रूस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कोरोना वायरस पर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की एक बैठक की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। केंद्रीय विदेश मंत्री, अब आपसे पूछता हूं मैं कि केंद्रीय विदेश मंत्री कौन है? केंद्रीय विदेश मंत्री हमारे कौन है? तो बता देता हूं, केंद्रीय विदेश मंत्री ध्यान रखिएगा, एस जयशंकर। कौन है? एस जयशंकर। एस जयशंकर, ध्यान रखिएगा, ने इस बैठक में क्या लिया है? भाग लिया था। और इस दौरान प्रतिनिधियों ने ब्रिक्स के भीतर संयुक्त वैक्सीन उत्पादन और रणनीति साझेदारी में क्या की? एक महत्वपूर्ण क्या की? चर्चा की। और आपको बता दूं कि इस चर्चा के अंदर बस यही मुद्दा उठाया गया था कि कोरोना को किस तरह से जड़ से मिटा देना चाहिए। तो आपको बता दूं कि ब्रिक्स देशों का वैश्विक जीडीपी में, ध्यान रखिएगा, 23% का क्या होता है? योगदान होता है, तथा विश्व व्यापार के लगभग 18% हिस्से में महत्वपूर्ण भूमिका भी क्या होती है? निभाई जाती है। और आपको बता दूं कि इन्हें R5 के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? R5 के नाम से, क्योंकि इन पांचों देशों की मुद्रा का नाम कहां से शुरू होता है? आर से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? आर से। अब मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि इसका मतलब क्या है कि ये आर से शुरू होता है? तो आपने फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि पांचों देशों की मुद्रा का नाम आर से शुरू होता है। इस आर का मतलब क्या है? तो चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये आपके सामने है थर्ड क्वेश्चन, जिसके ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट आपके सामने एक थीम बन के आई है। इस थीम के बारे में आपको बताना है। हाल ही में बंद हुआ उत्तरी ध्रुव के ऊपर बना ओजोन परत का सबसे बड़ा छेद, आगे डैश 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 है, किस आयोग की ओर से लागू किए गए कोपरनिक्स एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस और कोपरनिक्स चेंज सर्विस ने क्या कर दी है? पुष्टि कर दी है और यह कह दिया है कि ओजोन परत का सबसे बड़ा छेद अब नहीं रहा है। बिल्कुल क्या हो चुका है? सही हो चुका है। आगे आपको एक वीडियो दिखेगी जो छेद आपको दिखाया जाएगा 3D के रूप में कि कैसा छेद था, वो भर चुका है, आपके सामने है। उसकी लेयर जो है वो इसी वजह से भरी है क्योंकि हमारी पोल्यूशंस बिल्कुल क्या हो चुका है? कम हो चुका है। तो चलते हैं हम इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। तो आपको बता देता हूं मैं आपकी नॉलेज के लिए कि जो ये CAMS है, ध्यान रखिएगा, CAMS ध्यान रखिएगा, जो मैंने लिख दिया ऊपर फुल फॉर्म, इसलिए मैंने क्वेश्चन इस तरीके से बनाया है कि आपके पास फुल फॉर्म पहले से ही पड़ी हो। कोपरनिक्स एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस, ध्यान रखिएगा, इसने ओजोन छेद पर निगरानी कर रहे वैज्ञानिकों ने यहाँ के घोषणा कर दी है कि उत्तरी ध्रुव में जो छेद था वो अब पूरी तरह से क्या हो चुका है? बंद हो चुका है। और ध्यान रखिएगा कि उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि जो आर्कटिक, ध्यान रखिएगा, आर्कटिक के ऊपर 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैली ओजोन परत में हुआ यह सबसे बड़ा क्या था? छेद था, जो कि असामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण अब बंद हो गया। और इस ओजोन छेद की पहचान वैज्ञानिकों ने पहली बार मार्च 2020 में की थी कि क्या हो रहा है? ये धीरे धीरे कम हो रहा है। तो अब आगे चल लेते हैं कि ये ओजोन परत क्या रक्षा करता है हमारी पृथ्वी की। तो बता देता हूं कि जो ओजोन की यह परत है, सूर्य से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की क्या करती है? रक्षा करती है। और आपको बता दूं कि अगर ये किरणें हमारे ऊपर पड़ती हैं तो इससे त्वचा कैंसर प्रमुख एक रोग है, ध्यान रखिएगा, त्वचा कैंसर। यदि इस छेद का दायरा पृथ्वी के जनसंख्या वाले मध्य या दक्षिणी, ध्यान रखिएगा, दक्षिणी के इलाके की ओर बढ़ता है तो इससे इंसानों के लिए सीधा खतरा पैदा हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और यूरोपीय आयोग की ओर से लागू किए गए इस CAMS द्वारा, ध्यान रखिएगा, इसकी पुष्टि कर दी गई थी कि अब यह छेद बिल्कुल क्या हो चुका है? ठीक हो चुका है, डरने की जरूरत नहीं है। तो याद रखिएगा किस आयोग ने बताया है? यूरोपीय आयोग ने बताया है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को और आपको पता लगेगा कि किस तरह से इसमें छेद है और कैसे ये सही होता है।
थैंक यू। देखिए, तो आपने वीडियो देखी, आपको पता लग गया होगा। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखिएगा, ये आपके ऑप्शन है और ये आपका क्वेश्चन है। हाल ही में कौन हुडको के नए सीएमडी नियुक्त किए गए हैं? ये हुडको क्या चीज़ है, पहले मैं आपको बता दूं। हुडको क्या है? हुडको का अगर मैं बात करता हूं नाम की फुल फॉर्म क्या है इसकी, हुडको की, तो हुडको की जो फुल फॉर्म है वो है, हिंदी में बता रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा, आवास और शहरी विकास निगम। ध्यान रखिएगा, आवास और शहरी विकास निगम, ध्यान रखिएगा, आवास और शहरी विकास निगम। अगर बात कर लें इस हुडको का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको बता दूं मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि यह स्थापित कब हुई थी हुडको, तो स्थापित हुई थी 25 अप्रैल 1970 में। तो कब स्थापित हुई थी? 1970 के अंदर। कि क्या काम करती है अपने को ये भी पता होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, आवास और शहरी विकास जो निगम लिमिटेड को निर्माण की गति को तेज करने, जो ये आवास बनाए जाते हैं इनकी गति को तेज करने, आवास की कमी को समाप्त करने और शहरी केंद्रों के व्यवस्थित विकास के लिए इसे क्या किया जाता है? स्थापित किया जाता है। ये होती है हुडको, ध्यान रखिएगा। तो इनके जो सीएमडी जो नियुक्त किए गए हैं वो कौन है? तो आपको बता दूं कि इनके जो सीएमडी जो नियुक्त किए गए हैं वो है शिवदास मीना। कौन है? शिवदास मीना, जिनको 6 महीने की अवधि के लिए क्या नियुक्त किया गया है? एक अध्यक्ष और एक प्रबंध निदेशक के रूप में क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। कौन है? शिवदास मीना। तो अब अपने को ये पता लग गया कि शिवदास मीना जी कौन है। तो अब अपने एक बार के लिए फोटो जरूर देख लेते हैं इनकी। ये हुडको की फोटो है जो आपको बता दिया मैंने, उनका लोगो है, और ये इनको क्या दिया जा रहा है? सम्मानित, इनको एंट्री दी जा रही है कि आपका स्वागत है हमारे इस नए घर के अंदर। तो आई होप कि आपको पता लग गया होगा हुडको। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम से रिलेटेड, बता रहा हूं कि जो हुडको है ये लिस्टेड किस कंपनी के तहत है। तो आपको बता दूं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत तो लिस्टेड है, लेकिन इसके जो स्टॉक एक्सचेंज है मैं बता दूं, एक तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी इसका हिस्सा है, और प्लस में यानी शेयर हैं, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी इनका क्या है? हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, शेयर इन्होंने इसमें लगा रखे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन थी। तो आई होप कि आपको फोर्थ क्वेश्चन भी पता लग गया होगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। शिवदास मीना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ अपने संयुक्त उद्यम में किस भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 30% हिस्सेदारी हासिल करने की क्या की है? घोषणा की है। तो फटाफट उत्तर दे दीजिए अपनी कमेंट बॉक्स के अंदर कि मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, पहले तो बता देता हूं मैं आपको कि मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज क्या चीज़ होती है। ये एक तरह का इंश्योरेंस होता है। क्या होता है? इंश्योरेंस होता है। और आप सबको नॉलेज भी होगी कि इंश्योरेंस क्या होता है। हम इंश्योरेंस करवाते हैं किसके लिए? ये जो हम मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है क्यों कराते हैं? मृत्यु पर मिलने वाली राशि चुनने के लिए क्या करते हैं? इसका विकल्प करते हैं कि जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाए तो उसके परिवार वालों को क्या मिले? राशि मिले। या फिर 60 वर्ष की आयु यानी रिटायर होने तक
प्रीमियम भुगतान करने पर संपूर्ण कवर अवधि के लिए पॉलिसी लाभ पाने का भी इसमें क्या है, विकल्प है। किसमें? मैक्स लाइफ ऑनलाइन में। अगर अपने बात करते हैं मृत्यु हो, विकलांगता हो या गंभीर बीमारियां हो, उसमें भी हमारा क्या हो जाता है, इंश्योरेंस हो जाता है। मात्र 500 रुपये से भी आप शुरू कर सकते हो 1 साल के लिए, आपको सबको पता होगा। तो ये इंश्योरेंस की एक कंपनी है। इसने संयुक्त उद्यम में किस भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 30% हिस्सेदारी हासिल करने की क्या की है, घोषणा की है? तो आपको बता देता हूं, ये वो बैंक है, ध्यान रखिएगा, ये वो बैंक है जो वित्तीय वर्ष 2019, ये वो बैंक है जो वित्तीय वर्ष 2019-20 का, ध्यान रखिएगा, चौथी तिमाही का 1387 करोड़ 1387.78 करोड़, ध्यान रखना, रुपए का घाटे वाला बैंक है। यानी इसको घाटा हुआ है किस वित्तीय वर्ष में? 2019-20 की चौथी तिमाही में इसी बैंक को क्या हुआ है, घाटा हुआ है। और बैंक की ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए, जिसे बोलते हैं हम क्या, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इसके दौरान इनमें क्या आई है, कमी आई है। और वो बैंक है, कौन सा बैंक है, फटाफट कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, दे भी रहे हैं कई बच्चे। यस, HDFC, IOB, एक्सिस और SBI। तो आपको बता दूं कि इसका जो सही आंसर है वो है एक्सिस बैंक, क्योंकि ये निजी क्षेत्र की बैंक है और एक्सिस बैंक इसका क्या है, सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बता देता हूं एक्सिस बैंक के बारे में कुछ छोटी छोटी जानकारी। तो एक्सिस बैंक का जो मुख्यालय है वो है मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर। एक्सिस बैंक के MD और CEO एक ही हैं, अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक की टैगलाइन क्या है, बढ़ती का नाम जिंदगी। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के MD और CEO कौन है, प्रशांत त्रिपाठी। ये जो कुछ बातें बताई हैं इनको आपने लिख लेना है अपनी नोटबुक के अंदर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। एक्सिस बैंक के MD CEO अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक की टैगलाइन बढ़ती का नाम जिंदगी। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का मुख्यालय नई दिल्ली। और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के MD और CEO प्रशांत त्रिपाठी, ध्यान रखिएगा। तो आपको, आई होप कि आपको पता लग गया होगा। अब ये 30% जो हिस्से की बात आ रही है, ये क्या चीज़ है? ये जो 30% हिस्सा है कि हासिल हुआ है, इसकी क्या मतलब है? तो इसका मतलब मैं बता देता हूं कि एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदने का क्या किया है, फैसला किया है। यानी वो भी अब ये जो इंश्योरेंस है वो खुद भी कर सकता है। तो यह सौदा करीब 1592 करोड़ रुपए की अनुमति राशि का होगा, ध्यान रखिएगा। और इस सौदे से मैक्स लाइफ में एक्सिस बैंक की हिस्सेदारी 30% तक बढ़ जाएगी। और मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज संयुक्त उद्यम में इसका जो शेष हिस्सा रहेगा वो कितने % हो जाएगा? 30% अगर एक्सिस बैंक का है तो 70% किसका होगा, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज का होगा। यानी 30% एक्सिस बैंक करेगा और 70% कौन करेगा, इंश्योरेंस मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज करेंगी। तो आई होप कि आपको पता लग गया हो कि इसका सही आंसर क्या है, एक्सिस बैंक। और एक्सिस बैंक के बारे में आपको मैंने हर बात बता दी है। तो चलते हैं हम, ये देख लीजिए एक्सिस बैंक का लोगो, आप सबने देखा होगा। हाँ जी, 6th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए ध्यान रखिएगा। क्या चीज? जगन्ना विद्या दिवेना योजना किस राज्य से संबंधित है? जगन्ना विद्या दिवेना योजना किस राज्य से संबंधित है? फटाफट कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दे दीजिए, मैं देख रहा हूं। हाँ जी, ये आपके सामने ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, गोवा, हिमाचल प्रदेश। हाँ जी, क्या आंसर आपको दिखा भी देता हूं मैं, ये है जगन्ना विद्या दिवेना स्कीम यानी योजना। तो आपको बता देता हूं कि यह किसने शुरुआत की है, आंध्र प्रदेश ने शुरुआत की है। किसने शुरुआत की है? आंध्र प्रदेश ने, ध्यान रखिएगा, किसने शुरुआत की है, आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश के अगर मैं आपसे पूछ लूं कि मुख्यमंत्री कौन है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपको मैंने चीफ मिनिस्टर की पूरी शीट आपको टेलीग्राम लिंक पर डाल दी है। हाँ जी, यस, बिल्कुल सही है, YS जगमोहन रेड्डी। YS जगमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के कौन है, मुख्यमंत्री है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने इस योजना का क्या किया है, शुभारंभ किया है। अब इसके अंदर होगा क्या, मैं आपको वो बता दूं। इस योजना के अंदर आपको बता देता हूं कि
जो आईआईटी के स्टूडेंट्स हैं, बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, बी फार्मा के स्टूडेंट्स हैं, एमबीए के हैं, एमसीए के हैं और बीएड पाठ्यक्रमों के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो शुल्क प्रतिपूर्ति है वो अब डायरेक्ट उनके खाते में चली जाएगी, उन विद्यार्थियों के अभिभावकों के खातों में डाली जाएगी। पहले क्या होता था कि यह जो रेम्बर्समेंट यानी प्रतिपूर्ति जो थी ये महाविद्यालयों के खाते में जाती थी, लेकिन अब किनके खाते में जाएगी? अब ये उनके अभिभावकों के खाते में जाएगी। और इसके जो योग्य उम्मीदवार होते हैं उनको 15,000 से लेकर कितने 20,000, ध्यान रखिएगा कितने 15,000 से लेकर 20,000 रुपए उनके खाते में अब जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और यह उनकी शैक्षणिक जो 70 होता है, यानी कहने का मतलब जो उनकी पढ़ाई के जो 70 होता है उसके दौरान उनको मिलती है, ध्यान रखिएगा। तो अब इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको बता देता हूं कि आंध्र प्रदेश की राज्यपाल कौन है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन, बिल्कुल सही है। तो आगे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का जो सेशन है, ध्यान रखना, मैं आपको लिखवा कम रहा हूं, बोल ज़्यादा रहा हूं, क्योंकि आपको सबको पता है कि आपको खुद की नोटबुक में खुद नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा मेरे। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर आपके सामने है। 7th नंबर क्वेश्चन, आंसर पहले ही आ चुका है उसका, ये कभी कभी दिक्कत आ जाती है। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन यानी 7th नंबर क्वेश्चन, मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 में शीर्ष 20 वैश्विक नेताओं में किस भारतीय को शामिल किया गया है? वापिस बोल रहा हूं, मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 में शीर्ष 20 वैश्विक नेताओं में किस भारतीय को शामिल किया गया है? कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए फटाफट। हाँ जी, ऑप्शन है पहला रोजर वार, आदित्य पुरी, संदीप बख्शी, किरण मजूमदार शाह। और ऑप्शन आपके सामने है और उत्तर भी आपने दे दिया होगा कि नीचे आंसर पहले ही आ गया था, किरण मजूमदार शाह। ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर है, आपको दिखा देता हूं मैं किरण मजूमदार शाह कौन है, आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर। तो आपको बता देता हूं कि ये कौन है। पहले तो मैं किरण मजूमदार शाह के बारे में बात करूंगा, ये कौन है। बायोशो को हाल ही में, ध्यान रखिएगा, मैकॉन की संस्थापक चेयरपर्सन किरण मजूमदार, ध्यान रखिएगा, मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 में इन्हें क्या किया गया है? शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा। इस सूची में दुनिया भर के 60 से ज़्यादा लोग यानी लीडर्स जो थे वो शामिल होते हैं, जिन्होंने बायो, ध्यान रखिएगा, यानी इसको मैं हिंदी बता देता हूं, जैव प्रौद्योगिकी, कौन सी? जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान पर इनको क्या दिया है? एक पुरस्कार दिया है, ध्यान रखिएगा, उस लिस्ट में शामिल किया गया है। और किरण मजूमदार शाह को 2015 से लगातार 6 वर्षों के लिए प्रतिष्ठित सूची में स्थान मिलता ही जा रहा है। तो आपको बता दूं कि इनको पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया था, किनको? किरण मजूमदार को। और इसकी बात कर लेता हूं मैं आपको कि जैव प्रौद्योगिकी क्या होती है। तो जैव प्रौद्योगिकी या जैव तकनीक जो होती है यह एक ऐसा विषय है जो अभियांत्रिकी और तकनीकी के डाटा और तरीकों को जीवों और जीवन तंत्रों से संबंधित अध्ययन करके उनके साथ जोड़ता है और उसका पता लगाता है कि क्या समाधान होना चाहिए। यह होती है क्या? जैव प्रौद्योगिकी यानी जैव तकनीकी। तो आई होप कि आपको पता लगा होगा कि क्या है ये चीज़, मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट, जिसमें बताया गया है कि किरण मजूमदार को 20 वैश्विक नेताओं की भारतीय सूची में शामिल किया गया है, इस भारतीय को शामिल किया गया है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका भी आंसर आ चुका है आपके सामने। हाँ जी, प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर किस डेट को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर किस डेट को, किस दिनांक को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है? आप सबको पता लग गया, 29 अप्रैल को मनाया जाता है। तो देखिए, जो ये प्रत्येक वर्ष जो ये अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है? पहले तो हम इसकी बात करेंगे।
ये इसलिए मनाया जाता है हर साल, ये 1982 से, कब से शुरुआत हुई थी इसकी, 1982 से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस के अंदर है। कहाँ है? फ्रांस, यानी पेरिस। पेरिस में इसका क्या है? मुख्यालय है। 1982 में इसे पहली बार मनाया गया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, यानी जो इसकी थीम है, भी क्यों मनाया जाता है, जो डांस कर रहे व्यक्ति होते हैं उनकी भावनाओं को प्रकट करना और लोगों का ध्यान नृत्य की ओर क्या करना, आकर्षित करना। यानी अपने नृत्य से भावनाओं को प्रकट करना और लोगों को ध्यान, जो इन लोग उसको देखकर अपने प्रति आकर्षित हों, भी वाकई बहुत अच्छा डांस किया है। तो इसे महान नर्तक जीन जॉर्ज नावेरे, लिख देता हूं मैं, जीन जॉर्ज नावेरे, ध्यान रखिएगा, जीन जॉर्ज नावेरे के जन्मदिन पर उनकी याद में ही क्या किया जाता है? मनाया जाता है। तभी 29 अप्रैल को ही मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। पता लग गया आपको सबको कि 1982 में पहली बार मनाया गया था। और ये क्यों मनाया जाता है 29 अप्रैल को? क्योंकि इस दिन जो महान नर्तक थी कौन? जीन जॉर्ज नोवेरे का क्या था? जन्म दिवस था, ध्यान रखिएगा। और अगर मैं बता दूं कि वर्तमान में हमारे भारत में कई तरह के नृत्य किए जाते हैं, आप सबको पता होगा, जिनमें कौन है? भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, कथक आदि क्या है? प्रमुख हमारे क्या हैं? डांस हैं। तो आपको बता दूं कि यह विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और यह किसके द्वारा मनाया जाता है मैं वो भी बता देता हूं, यह यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है, ध्यान रखना। इसे मनाता कौन है? यूनेस्को। और यूनेस्को की फुल फॉर्म आपके नीचे आ गई होगी स्क्रीन पर, फिर भी मैं बता देता हूं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। रिपीट कर रहा हूं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखिएगा। और इस दिन की शुरुआत, ध्यान रखिएगा, यूनेस्को की कला प्रदर्शन के प्रमुख भागीदार, यूनेस्को के जो प्रमुख भागीदार हैं वो हैं कौन? आईटीआई, ध्यान रखिएगा। आईटीआई का फुल फॉर्म है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय रंग संस्थान, यानी अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान, इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट की नृत्य समिति द्वारा मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और अगर बात कर ले इसी से रिलेटेड कि अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान की जो स्थापना हुई थी आईटीआई की, ध्यान रखिएगा, वो कब हुई थी? 1948 में हुई थी। और आपको बता दिया है मैंने कि इसको जो मुख्यालय है इसका मनाने का वो कहाँ है? पेरिस, यानी फ्रांस में। तो आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस क्यों मनाया जाता है और 29 को ही क्यों मनाया जाता है। क्योंकि देखो, कोई भी डेज है, आपको सबको पता होगा, कोई भी डेज है उसके पीछे कोई ना कोई क्या होता है? रीज़न होता है। तो आइए हमारे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, लिख भी लीजिएगा इस चीज को। और ये आपको दिखा दिया था मैंने, पहले ही बता दिया। हाँ जी, 9th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में किसने एक नया यूवीसी सैनिटाइजर विकसित किया है? और ये यूवीसी का अगर मैं फुल नेम बताऊं तो इसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट लाइट, ध्यान रखिएगा, अल्ट्रा वायलेट लाइट पर चलने वाला सैनिटाइजर विकसित किया है, ध्यान रखिएगा। किसने किया है? आपके सामने है ऑप्शन, डीआरडीओ, आईआईएससी बेंगलोर, आईआईटी भुवनेश्वर और नन ऑफ दीज। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दे दीजिए। हाल ही में किसने एक नया यूवीसी अल्ट्रा वायलेट लाइट पर सैनिटाइजर विकसित किया है? 9th नंबर क्वेश्चन। यस, कमेंट देख रहा हूं मैंने आपको कल भी बोला था, चाहे गलत दो लेकिन उत्तर जरूर दो आप, ताकि आपके माइंड में एक बात तो होना कि कॉन्फिडेंस, हम उत्तर देना आ गया ना, हमें कॉन्फिडेंसली उत्तर दीजिए। चलिए बता देते हैं आपको। आईआईटी भुवनेश्वर डेवलप्स, ध्यान रखिएगा, एक चैम्बर तैयार किया है इन्होंने, एक कमरा तैयार किया है जो कि अल्ट्रा वायलेट किरणों पर आधारित है, जिससे मैं आपको बता देता हूं कि ये क्या चीज है, कि अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर किस रूप में काम करेगा। एक्चुअल में जो मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं, आपको बता दूं, एक्चुअल में जो मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं, जैसे डॉक्टर जो इक्विपमेंट यूज करते हैं उनको सैनिटाइजन करने का काम ये चीज करेगा। यानी जो डॉक्टर इक्विपमेंट को यूज कर रहा है
उनको सैनिटाइज करने का काम यह चैम्बर करेगा। जैसे मास्क यूज़ करते हैं डॉक्टर, तो मास्क को करेगा। जैसे अपने और बात कर लेते हैं पीपीटी किट, आपको सबको पता होगा ये पीपीटी किट क्या होती है, पर्सनल प्रोटेक्शन टेस्ट। इसको भी क्या करेगा, वो सैनिटाइज करेगा, ध्यान रखना। तो इन चीज़ों के प्रति ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट होती हैं। यानी इनको कौन करता है, ये सैनिटाइजर जो यूवीसी अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं ये करती हैं। ये एक रूम है, इसमें अल्ट्रा वायलेट लाइट को क्या किया जाता है, डाला जाएगा, और सिर्फ 15 मिनट में ये सारे के सारे जितने भी ये किट है इनके पास, इनको क्या कर देगा, सैनिटाइज कर देगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज यूवीसी, कि यूवीसी क्या है। तो अल्ट्रा वायलेट तो आपको पता लग गया, पराबैंगनी किरणें, पर ये यूवीसी क्या चीज़ है। ऐसी अल्ट्रा वायलेट लाइट जिसकी वेब लेंस यानी अंदर जाने की क्षमता 280 से लेकर 100 नैनो मीटर की होती है। ये ध्यान रखिएगा, ये है यूवीसी। यानी ये उसके अंदर 280 से लेकर 100 नैनोमीटर तक वेब लेंथ मार सकता है, उसे ही क्या कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट किरणें कहते हैं। ध्यान रखना, जो ये वेब लेंथ होती है ये 280 से लेकर 100 नैनोमीटर तक जा सकती है। तो किसने तैयार किया है, आईआईटी भुवनेश्वर में तैयार हुआ है। तो आई होप कि आपने 9 क्वेश्चन तक कर लिए होंगे, और आपका आज का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है 10th नंबर क्वेश्चन। आज मैं 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं लेकर आया, आज 10th नंबर क्वेश्चन का आंसर आप दोगे, और उसके बाद में मैं आपको उसका आंसर दे देता हूं। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपकी स्क्रीन पर। हाँ जी, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा कुपोषण मुक्त भारत के लिए सुपोषित अभियान का शुभारंभ किया गया। तो किसके द्वारा किया गया है, रायपुर छत्तीसगढ़, कोटा राजस्थान, औरंगाबाद महाराष्ट्र, दरभंगा बिहार। तो बता दीजिए फटाफट इसका क्या आंसर होगा कमेंट बॉक्स में। यस, कमेंट नहीं आया अभी तक, फटाफट उत्तर दीजिए। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा कुपोषण मुक्त भारत के लिए सुपोषित अभियान का शुभारंभ किया गया, किस राज्य के द्वारा। चलिए बता देता हूं आपको, ये पुराना क्वेश्चन था जो मैंने उठाया था राजस्थान से रिलेटेड। 1 मार्च 2020 को, ध्यान रखिएगा कितनी तारीख को, 1 मार्च 2020 को लोकसभा अध्यक्ष कौन है हमारे यहाँ के, श्री ओम बिरला। कौन है, ओम बिरला, ओम बिरला, ध्यान रखिएगा। ओम बिरला, राजस्थान के कोटा में सुपोषित मां अभियान की क्या की गई है, शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य कुपोषण मुक्त भारत बनाना है, और आप सबको पता होगा कि यह मुख्य रूप से गर्भवती महिलाओं और किशोरियों का समर्थन करता है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को पंजीकृत कर पोषण संबंधी संतुलित आहार की किट उपलब्ध कराई जाती है, ताकि जो बच्चा पैदा हो वो कुपोषण का शिकार ना हो। तो यह 1 मार्च 2020 को किसके द्वारा शुरू की गई थी, श्री ओम बिरला के द्वारा, राजस्थान के कोटा शहर में। ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा हो, मेरे द्वारा दी गई वीडियोस भी आपको अच्छी लगी हों, और आज का जो सेशन था वो मेरे द्वारा लिखने पे मैंने कम बनाया था, ज़्यादा आपको स्टडी से रिलेटेड था, बोलने पे डिपेंड था। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो मिलते हैं एक नई सेशन में कल के अंदर। और प्लस में आज का मैं आपको बता देता हूँ कि रीजनिंग की आज फर्स्ट जो सीटिंग अरेंजमेंट जो डाटा सफिशिएंसी से रिलेटेड है उसका क्या आ रही है, एक स्लाइड बन के आएगी आपके सामने, विद इन 2 आवर के बीच बीच में आपके पास पहुंच जाएगी। यूट्यूब पर ही आपको मिलेगी, और लाइव नहीं है, ध्यान रखिएगा। वो आपको एज ए शेड्यूल मैंने उसमें डाल दिया है, आपको मिल जाएगी, और आप उसको देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। तो थैंक यू अगेन आप सबका। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और आपके साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ज़रूर बताइए कि ये चीज़ें चल रही हैं। तो थैंक यू अगेन।